नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, नेशनल मूवमेंट की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और लास्ट वीडियो में हमने गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए जो प्रारंभिक सत्याग्रह थे उनके बारे में चर्चा की थी और हमने पढ़ा था चंपारण किसान आंदोलन के बारे में। इसके अलावा हमने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ा था और खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो ये जो तीनों आंदोलन या सत्याग्रह थे, ये गांधी जी के हिंदुस्तान में प्रारंभिक आंदोलनों में गिने जाते हैं। ठीक है। इन आंदोलनों के चलते गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वो लगातार हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही थी। और उसी समय क्या होता है कि 1919 के मार्च में अंग्रेजी सरकार एक कानून लागू करती है जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया था। ठीक है। रोलेट एक्ट जो था ये किस लिए लागू किया गया था? तो उस समय क्या था, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में, खास तौर से बंगाल जैसे इलाकों में, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, साथ ही साथ लोगों की राष्ट्रीय चेतना को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार एक बहुत खतरनाक हथियार ढूंढ रही थी या वो तरीका ढूंढ रही थी। और वो तरीका बनता है रोलेट एक्ट। ठीक है। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इस कानून को बनाया गया था और उसी के नाम पे इसे रोलेट एक्ट कहा गया था। मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून भी कहा था। भारतीय इसे काले कानून की संज्ञा देते हैं। ठीक है। अब इसके खिलाफ, इस रोलेट एक्ट के खिलाफ में 6 अप्रैल को गांधी जी ने मतलब इसका विरोध किया था और 6 अप्रैल को पूरे देश में हड़ताल और सत्याग्रह करने का आह्वान किया था। तो ये मैंने आपको रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा इसलिए बता दिया है कि रोलेट एक्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप वहां से इन चीजों को जान सकते हैं। मैंने सिर्फ एक इंट्रो दे दिया है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि पूरे देश में रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल प्रदर्शन होना शुरू हुआ और पंजाब में भी जो वहां के लोग थे वो रोलेट कानून का विरोध कर रहे थे। तो पंजाब के दो अहम नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन जो किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू। तो ये पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये पंजाब के अहम स्थानीय नेता थे। और इन लोगों को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि ये लोग, ये जो नेता थे, ये रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में 10 अप्रैल को जो है ये अरेस्ट होते हैं। उसके बाद में एक जुलूस निकलता है, एक सभा का आयोजन किया जाता है और उस सभा के ऊपर पुलिस जो है वो फायरिंग करती है और उसके बाद में पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। 13 अप्रैल 1919 का दिन होता है। लोग जो है वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। एक तरफ बैसाखी का त्योहार था, दूसरी तरफ लोग जो है अपने स्थानीय नेता की जो गिरफ्तारी हुई थी उस गिरफ्तारी के विरोध में भी इकट्ठे होते हैं, एक आम सभा करते हैं। तो जैसे ही जनरल डायर को इस बात का पता चलता है कि भी जलियांवाला बाग में एक भीड़ इकट्ठी हो गई है और वो लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो वो जो है वहां पहुंच जाता है और कहते हैं कि चारों तरफ से बंद इस बाग के जो दरवाजे थे वो चारों तरफ से बंद थे और वहीं पहुंच के ये जो है अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश देता है। लगभग 10 मिनट की गोलीबारी में हजारों की संख्या में लोग जो है वो घायल होते हैं और काफी संख्या में लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो इसकी कड़े शब्दों में फिर निंदा की जाती है और गांधी जी जो है वो अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा देते हैं। शंकर नायर वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के पद से त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है। अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो नाइटहुड और सर की उपाधि रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरीके से इसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध किया जाता है और बाद में जो है इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस अपनी एक अलग कमेटी बनाती है। उधर से अंग्रेज जो है वो हंटर आयोग की स्थापना कर देते हैं और रिपोर्ट दोनों की अलग अलग मिलती है। और तो ये जो इंसिडेंट था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, इसने कहीं ना कहीं लोगों की सोई हुई आत्मा को जगा दिया, झकझोर दिया। और उसके बाद में लोगों को ये महसूस होने लगा कि जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक नहीं होंगे, तो अंग्रेजी सरकार के दमनकारी प्रभाव से, उनकी दमनकारी और शोषणकारी नीतियों से खुद को अलग नहीं किया जा सकता है, आजाद नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है। तो इसके बाद में इसी समय मैंने लास्ट वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया था। तो प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है तो उसमें जो है
ब्रिटेन वाला जो पक्ष है उसकी जीत होती है, और दूसरी तरफ तुर्की की हार हो जाती है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में, तो खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि भाई ये आंदोलन हिंदुस्तान में क्यों शुरू किया गया था, और इसके पीछे कारण क्या था, और किस हद तक इसका प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे पड़ता है। तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था साथियों प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार। तुर्की जो है वो ब्रिटेन, तुर्की में ओटोमन साम्राज्य था, और तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। ठीक है खलीफा, और खलीफा जो था वो मुस्लिम समुदाय का आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख माना जाता था। ठीक है, तो खलीफा में एक तरीके से मुस्लिम जगत की, मुस्लिम समुदाय की आस्था थी। तो तुर्की की हार होती है प्रथम विश्व युद्ध में, ब्रिटेन जीत जाता है। जब युद्ध शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों से समर्थन लेने की भरपूर कोशिश की थी। तो जब मुस्लिम समुदाय से समर्थन की बात हुई तो मुस्लिम समुदाय ने यह बात रखी कि भाई ठीक है, हम आपको सब समर्थन देते हैं इस युद्ध में, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हो। तो कल को अगर आपकी जीत होती है तो आप तुर्की के साथ क्या करने वाले हो, जरा वो रूपरेखा तय करो। तो अंग्रेजों ने भारतीय मुस्लिम समुदाय से ये वादा किया था कि अगर ब्रिटेन ये विश्व युद्ध जीत जाता है, अगर ब्रिटेन ये विश्व युद्ध जीत जाता है और तुर्की जाहिर सी बात है फिर हारेगा, तो ऐसे में तुर्की के साथ किसी प्रकार का कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये गारंटी दी थी ब्रिटेन ने मुस्लिम समुदाय को। तो इस गारंटी, इस भरोसे के ऊपर मुस्लिम समुदाय ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन हुआ क्या? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तुर्की की पराजय हुई, तुर्की की हार हुई। तुर्की की हार होने के बाद में अंग्रेजों की जो वास्तविक मंशा थी वो सामने आ गई, क्योंकि जो ग्रुप में जो अलग अलग देश हारे थे सभी के साथ में संधियां की गई थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था। तो मुस्लिम समुदाय को भी ये लगा था कि तुर्की के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाएगा। अलग अलग देश जो थे उन्हें युद्ध अपराधी के तौर पे उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया, उनके इलाके जो है वो जीते हुए ग्रुप ने आपस में बांट भी लिए थे। तो मुस्लिम समुदाय को ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं तुर्की के साथ इसी तरीके का बर्ताव भी किया जाएगा, क्योंकि तुर्की भी हारे हुए समूह में ही शामिल है। ठीक है, तो ये मंशा स्पष्ट हो गई थी। अब सबसे बड़ी बात, अच्छा अभी इसको देख लेते हैं, यहां तक याद रखना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई। भारतीय जो मुसलमान है वो जो तुर्की के सुल्तान, जिसे खलीफा कहते थे, खलीफा को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख मानते थे। युद्ध के बाद में ब्रिटेन ने सेवरे की संधि के तहत तुर्की का क्या कर दिया? विभाजन, तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। इस बात से जो इंडियन मुस्लिम क्लास है वो नाराज हो गई और ब्रिटेन के खिलाफ इन्होंने शुरू कर दिया एक आंदोलन, और वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो तुर्की की पराजय, ब्रिटेन के द्वारा तुर्की का विभाजन, और तुर्की के सुल्तान जिसे खलीफा कहा जाता था, जिसमें आस्था थी मुस्लिम समुदाय की, उसको उसके पद से हटा दिया गया। तो इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार से जो मुस्लिम समुदाय है वो नाराज हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक, अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, किस प्रकार की उनकी रणनीति थी, और गांधी जी और खिलाफत के बीच में संबंध क्या था। सितंबर 1919 की बात है साथियों, खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है सितंबर 1919 में, और इस कमेटी में कौन कौन शामिल था? तो इस कमेटी में मोहम्मद अली शामिल है, शौकत अली शामिल है। ठीक है, इन दोनों को अली बंधु के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली ये खिलाफत नेता थे, तो इन्हें अली बंधुओं के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के अलावा मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी, इनके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। सितंबर 1919 में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, और इस कमेटी की बैठक होती है, इस कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन होता है दिल्ली में। ठीक है, नवंबर 1919 में। नवंबर 1919 में क्या हुआ? नंबर लिखा गया है, इसको नवंबर कर लीजिएगा।
नवंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पे? दिल्ली में। और इस सम्मेलन की, ये जो अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था खिलाफत कमेटी का दिल्ली में नवंबर 1919 में, इस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। तो खिलाफत और गांधी जी के बीच में संबंध क्या है कि खिलाफत कमेटी का जो अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, उस सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। क्यों भैया गांधी जी क्यों इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं? क्यों वो खिलाफत आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं? ऐसा क्या नजर आता है? उसको अगर देखें तो गांधी जी को एक चीज नजर आ रही थी कि खिलाफत एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के तहत हिंदू और मुस्लिम समुदाय को एक किया जा सकता है, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया जा सकता है। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर के तौर पे माना था। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। और ये कहें कि खिलाफत कमेटी का जो अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था नवंबर 1919 में, उसकी अध्यक्षता की थी। तो उम्मीद करता हूं खिलाफत के बारे में मोटा मोटी इंफॉर्मेशन आ गई। खिलाफत आंदोलन टाइम पीरियड है 1919 से 1924। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की की हार होती है। ब्रिटेन जो है वो तुर्की के साथ सेवरे की संधि करता है। सेवरे की संधि के तहत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और साथ ही साथ तुर्की के जो सुल्तान, जिसे खलीफा कहा जाता था, उसको उसके पद से हटा दिया गया। खलीफा को जो मुस्लिम समुदाय है वो अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख मानता था। खलीफा में मुस्लिम समुदाय की गहरी आस्था थी। तो जैसे ही खलीफा को उसके पद से हटाया गया, मुस्लिम समुदाय की जो भावनाएं थी वो आहत हुई और इसी के चलते मुस्लिम समुदाय ने नाराज होकर अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया और वो विरोध का जो नाम था वो था खिलाफत आंदोलन। अब इसके चलते एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। खिलाफत कमेटी किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो साथियों, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हजरत माफ कीजिए हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी, इनके नेतृत्व में सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। नवंबर 1919 में अब इसी खिलाफत कमेटी का दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि गांधी जी इसे एक सुनहरा अवसर के तौर पे देख रहे थे। कैसा सुनहरा अवसर? हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का सुनहरा अवसर उन्हें खिलाफत आंदोलन में दिखा, जिसके चलते गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। ठीक है, तो एक बार अगर सारी चीजें देखें 1917 चंपारण मूवमेंट, फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मार्च 1918 खेड़ा किसान आंदोलन, मार्च 1919 रोलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, सितंबर 1919 खिलाफत कमेटी का गठन, नवंबर 1919 खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो ये है क्रमवार घटनाएं जो अलग अलग दौर में होती हैं, ये हमें याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब जब गांधी जी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जो दिल्ली में नवंबर 1919 में आयोजित किया गया था खिलाफत कमेटी का, तो इसमें गांधी जी ने एक सुझाव दिया। सुझाव क्या दिया? गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को यह सुझाव दिया कि भाई हमें जो है अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है। अंग्रेजों के साथ क्या करना है? असहयोग करना है। और इसके चलते हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए। क्योंकि गांधी जी का, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यह मानना था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी या औपनिवेशिक शासन की स्थापना का सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। और वो जो ये जो औपनिवेशिक साम्राज्य हिंदुस्तान में स्थापित है और अपनी स्थिति बनाए हुए है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गांधी जी के अनुसार सहयोग की भावना था। तो इस साम्राज्य को कैसे खत्म किया जा सकता था? तो गांधी जी का मानना था इसे खत्म किया जा सकता है, उसका सबसे अहम फैक्टर है कि सहयोग करना बंद कर दो। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को यह सुझाव दिया कि हमें अंग्रेजों के साथ असहयोग करना है, हमें असहयोग आंदोलन शुरू करना है। ठीक है साथियों, तो गांधी जी ने यह सुझाव दे दिया असहयोग आंदोलन करने का। खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के सुझाव को मान लिया, लेकिन फिर यह मुद्दा उठा कि भाई इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा?
तो खिलाफत कमेटी ने कहा कि भाई जिसने सुझाव दिया है वो इसका नेतृत्व करे। और इससे पहले गांधी जी का अगर पास देखें तो अपने आप में वो सफल नेतृत्व करते आ रहे थे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, रोलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल। तो इसके चलते खिलाफत कमेटी ने क्या किया, खिलाफत कमेटी ने बात तो मान ली, साथ ही साथ गांधी जी से गुजारिश की कि भाई ये असहयोग आंदोलन का नेतृत्व आपको ही करना है, ठीक है। और ये बात कब की है, तो ये बात है साथियों जून 1920 की। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, असहयोग आंदोलन शुरू करने का। और जून 1920 में खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद में सम्मेलन होता है, ठीक है। इससे पहले दिल्ली में हुआ था नवंबर 1919 में, जिसमें गांधी जी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और इसी में गांधी जी सुझाव देते हैं असहयोग आंदोलन शुरू करने का। तो इस बात को खिलाफत कमेटी मान लेती है और जून 1920 में खिलाफत कमेटी का इलाहाबाद में सम्मेलन होता है। और इस सम्मेलन में आग्रह किया जाता है, अनुरोध किया जाता है महात्मा गांधी जी से कि आप ही इस असहयोग आंदोलन की बागडोर संभालो, उसका नेतृत्व करो, आपके मार्गदर्शन में, आपके निर्देशन में ही असहयोग आंदोलन होगा। तो जून 1920 खिलाफत कमेटी इलाहाबाद सम्मेलन में गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का आग्रह करती है, या आग्रह किया गया और गांधी जी से स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और गांधी जी को भी उन्होंने मना किया था कि भाई आप जो है वो खिलाफत आंदोलन का समर्थन मत करो, क्योंकि इसके जो नेता हैं वो कट्टर मुस्लिम हैं और कहीं ना कहीं कट्टरता और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात का थोड़ा डर था कि इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भड़क सकती है, इसलिए इस आंदोलन को समर्थन देने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन नहीं दिया था। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया था। तो दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके हमें नाम याद रखने पड़ेंगे और दोनों इंसिडेंट भी अलग अलग हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो खिलाफत आंदोलन को समर्थन ही नहीं दिया और मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था, ठीक है। तो ये दोनों चीज हमें याद रखनी है। और उसके बाद में क्या होता है कि अभी आंदोलन चलता रहता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं और 1924 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव तुर्की में देखा जाता है। और वो बड़ा राजनीतिक बदलाव क्या था कि 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक सरकार बन जाती है और वो सरकार जिसका नेतृत्व कमाल पाशा कर रहे थे, उस सरकार ने बनते ही खलीफा के पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तो ये खिलाफत आंदोलन भी उसी के साथ में खत्म हो जाता है। तो इसलिए 1919 में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तुर्की के विभाजन और खलीफा को पद से हटाने को लेके, अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ या यूं कहें सेवरे की संधि के खिलाफ, वो आंदोलन 1924 में उस समय दम तोड़ देता है जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में एक सरकार बन जाती है और ये सरकार जो है खलीफा का पद हमेशा के लिए तुर्की से खत्म कर देती है, ठीक है। और 1920 से 1922 तक जो खिलाफत आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन के साथ ही चलता रहा। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन भी इसे कहा जाता है। तो साथियों ये थी खिलाफत आंदोलन के बारे में जानकारी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन हमें याद रखना है, सेवरे की संधि प्रमुख कारण, दूसरा खलीफा को पद से हटाना एक कारण, तीसरा तुर्की का विभाजन, चौथा ब्रिटेन के द्वारा तुर्की के साथ किया जाने वाला या जीते हुए राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के साथ किए जाने वाला अमानवीय व्यवहार। इससे नाराज थे मुस्लिम समुदाय के लोग, उन्होंने खिलाफत शुरू कर दी। खिलाफत कमेटी का गठन हुआ सितंबर 1919 में। मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी, हकीम अजमल खान, इनके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी बनी। नवंबर 1919
खिलाफत कमेटी का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया। अध्यक्ष महात्मा गांधी। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि भाई उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर दिख रहा है। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया और जून 1920 में जब इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ तो उसमें इस बात पे मोहर लग गई कि ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। और उसी सम्मेलन में गांधी जी से आग्रह किया जाता है कि भाई आप इस असहयोग आंदोलन की बागडोर संभालें। इस बात का विरोध किया मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का ही विरोध किया, उसे समर्थन नहीं दिया। और मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया। जो कांग्रेस खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, तो उस चीज का विरोध करते हैं मदन मोहन मालवीय। लेकिन 1924 में तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बनती है। सरकार बनते के साथ खलीफा के पद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है और इसी के साथ खिलाफत आंदोलन खत्म हो जाता है। तो साथियों, ये जानकारी थी खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब इससे जुड़े इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, यूपी पीएससी में पूछे गए हैं, आरपीएससी में पूछे जाते हैं। DSSB में हाल ही के 1 अगस्त के पेपर में पूछा गया था तेवरे की संधि के बारे में कि कब होती है, ठीक है, और ये होती है अगस्त 1920 में, तो ये पूछा गया था। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक है, पढ़ने के लिहाज से देखा जाए तो इसका अपने आप में इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट कैसे है कि इसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक बहुत बड़ा जनाधार मान लिया था और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता हमें फिर असहयोग आंदोलन के समय देखने को मिलती है और उसके बाद कहते हैं कि ऐसी एकता जो है हमें दोबारा कभी देखने को ही नहीं मिली। तो प्रभाव अपने आप में बड़ा है, ठीक है। टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और ये भी पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहम्मद अली, शौकत अली ये नेता थे खिलाफत आंदोलन के। खिलाफत कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी और हकीम अजमल खान, ठीक है। गांधी जी ने कब नेतृत्व किया था? तो भैया उन्होंने किया था नवंबर 1919 में। दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन होता है खिलाफत कमेटी, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे सबसे अहम टॉपिक के ऊपर और वो टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं साथियों। तो मैंने आपको बताया था और ये बात शायद मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, पिछली वीडियो में बताया था और इस वीडियो में दूसरी बार, कि गांधी जी का ये मानना था कि हिंदुस्तान में औपनिवेशिक शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग की वजह से हुई है और ये औपनिवेशिक जो शासन है ये अपना स्ट्रक्चर खड़ा किए हुए है हिंदुस्तान में, वो भी भारतीयों के सहयोग से। तो जिस दिन भारतीय अंग्रेजी सरकार या औपनिवेशिक शासन के साथ में सहयोग करना बंद कर देंगे उस दिन ये साम्राज्य स्वतः ही अपने आप ढह जाएगा। और हमने पढ़ा अभी खिलाफत आंदोलन, जिसमें खिलाफत कमेटी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का सुझाव भी दिया था और खिलाफत कमेटी इस बात को मान भी जाती है और खिलाफत आंदोलन को कांग्रेस भी समर्थन देती है। तो बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन की बात करें तो साथियों 1920 से 1922 तक के समय में यह आंदोलन चलता है। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस को किस तरीके से गांधी जी ने मनाया। खिलाफत आंदोलन में खिलाफत कमेटी तो मान लेती है, अब बात करते हैं कांग्रेस कैसे मानेगी। तो सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 ये एक अहम तिथि है जो हमें याद रखनी है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका आयोजन सितंबर 1920 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लालाजी करते हैं, लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन की खासियत क्या थी कि इस समय दो सबसे बड़े मुद्दे थे। एक बड़ा मुद्दा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा बड़ा मुद्दा था खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दों में से रहे, या दो सबसे बड़े अहम मुद्दों में से रहे थे। कौन से अधिवेशन के? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के। और ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं है, ये कांग्रेस का विशेष अधिवेशन है। वार्षिक अधिवेशन दिसंबर के माह में होगा, क्योंकि दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद हर साल दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन अलग अलग जगहों पे अलग अलग अध्यक्षों के नेतृत्व में उनका आयोजन किया जाता है। तो सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, अध्यक्षता लाला लाजपत राय,
दो अहम मुद्दे इस अधिवेशन में, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड या जलियांवाला बाग नरसंहार और दूसरा खिलाफत आंदोलन। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। और साथ ही साथ जो विधान परिषद है उसके लिए चुनाव होना था, तो विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया। बहिष्कार का मतलब क्या है कि भाई हम विधान परिषद के जो चुनाव होंगे उन चुनाव में कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करेगी। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का की स्थापना की गई थी। तो उसके लिए प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतों की जो विधान परिषदें थी उसके चुनाव होने थे। तो पहली बार सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, इसमें निर्णय लिया गया कि सीधी कार्रवाई करेंगे और विधान परिषद के लिए जो चुनाव होंगे उनका हम बहिष्कार करेंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि कहते हैं जस्टिस पार्टी ने इसमें इन चुनावों में भागीदारी निभाई थी, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो ये चीज यहां लिखी है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहां आयोजित किया गया? सितंबर 1920 में कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। दो बड़े मुद्दे क्या थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। और कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया? पहली बार सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया, साथ ही साथ विधान परिषदों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया कि भाई विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का विरोध किया गया। विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने वाली जो बात थी, इस बात का विरोध किया सीआर दास ने। सीआर दास ने विधान परिषदों के बहिष्कार का और साथ ही साथ असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में जब कांग्रेस ने निश्चय किया सीधी कार्रवाई करने का और विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने का, तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने इस बात का विरोध किया था, जिसने असहयोग के प्रस्ताव का साथ ही साथ चुनाव के बहिष्कार वाली बात का विरोध किया था। तो उनका नाम था सीआर दास। इसके अलावा भी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ राष्ट्रीय नेता हैं जिनके नाम आएंगे। तो सीआर दास ने इस बात का विरोध किया। ठीक है, साथ ही साथ सीआर दास ने असहयोग के प्रस्ताव का भी विरोध किया, पर बाकी कांग्रेस के जो नेता थे वो इस बात के लिए एग्री थे। ठीक है, अब जो असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, उस प्रस्ताव को खुद स्वयं गांधी जी ने लिखा था। तो असहयोग के प्रस्ताव के जो लेखक थे वो गांधी जी थे, और गांधी जी ने ही इस अधिवेशन में सितंबर 1920 में असहयोग के प्रस्ताव को पेश किया था। मतलब ये कि भाई ये असहयोग आंदोलन है, ये इसकी रूपरेखा है, ऐसे ऐसे शुरू करने वाले हैं, ये इसके दौरान कार्यक्रम होंगे। तो उस एक रूपरेखा को मोटे तौर पे वार्षिक अधिवेशन में जितने सदस्य आए थे उनके सामने अपनी बात को गांधी जी ने रखा था। तो असहयोग के प्रस्ताव के लेखक कौन? स्वयं गांधी जी। और सितंबर 1920 के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पेश किसने किया? स्वयं गांधी जी ने। असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? सीआर दास ने। चुनाव का बहिष्कार करने वाली बात का विरोध किसने किया? सीआर दास ने। जबकि कांग्रेस क्या चाहती थी? चुनाव का भी बहिष्कार करना और सीधी कार्रवाई करना चाह रही थी, साथ ही साथ असहयोग आंदोलन चलाना चाह रही थी। और खिलाफत कमेटी इस पर ऑलरेडी एग्री थी। जून 1920 में इलाहाबाद सम्मेलन में उन्होंने सहमति दे दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समर्थन किसने किया? गांधी जी ने असहयोग का जो प्रस्ताव जिसे लिखा और पेश किया था, इस प्रस्ताव का समर्थन किया था उस समय के बड़े राष्ट्रीय नेता मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू ने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि असहयोग के प्रस्ताव को पेश किसने किया था? सितंबर 1920 की अगर बात हो तो स्वयं गांधी जी ने पेश किया था, और समर्थन किसने दिया? तो मोतीलाल नेहरू ने समर्थन दिया था। अभी सीआर दास नाराज हैं असहयोग के प्रस्ताव से, लेकिन जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होगा नागपुर में 1920 में, उसमें इस असहयोग के प्रस्ताव को खुद सीआर दास ही पेश करेंगे, मतलब सहमति हो जाएगी। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने असहयोग के प्रस्ताव का समर्थन किया था। अब जान लेते हैं, मैंने बताया कि सीआर दास के अलावा कुछ और लोग भी थे, कुछ और अन्य राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो वो कौन कौन थे? साथ ही साथ चुनाव के बहिष्कार वाली बात का भी विरोध किया गया था।
तो वो देख लेते हैं। असहयोग के प्रस्ताव का विरोध करने वाले नेता, एक तो सीआर दास हो गए, अभी हमने बताया था, इन्होंने चुनाव और असहयोग दोनों का विरोध किया था। विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल की बात करें तो ये भी असहयोग और चुनाव दोनों का विरोध करते हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी चुनाव का और असहयोग दोनों प्रस्तावों का विरोध किया था। ठीक है, तो सीआर दास के अलावा और कौन कौन नेता थे जिन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था सितंबर 1920 में? तो सीआर दास के अलावा विपिन चंद्रपाल, आपके मोहम्मद अली जिन्ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था। विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध किस किसने किया था? तो इसमें सीआर दास करते हैं, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये तीनों नाम कॉमन है। सीआर दास, विपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया, साथ ही साथ इन्होंने विधान परिषद के चुनावों के बहिष्कार वाली बात का भी विरोध किया था। ठीक है, इसके अलावा एनी बेसेंट ने विधान परिषद के बहिष्कार का विरोध किया था, मदन मोहन मालवीय ने और लाला लाजपत राय ने। तो ये चीजें, ये दोनों जो है हमें याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है और बार बार पूछे जाते हैं कि सितंबर 1920 में असहयोग का प्रस्ताव किसने पेश किया था? सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय करते हैं, इस समय असहयोग का प्रस्ताव स्वयं गांधी जी ने पेश किया था। मोतीलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को समर्थन दिया था, लेकिन सीआर दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने असहयोग के प्रस्ताव का विरोध किया था। इसके अलावा सीआर दास, विपिन चंद्रपाल, मोहम्मद अली जिन्ना, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन लोगों ने विधान परिषदों के चुनाव में भाग ना लेने वाली बात का भी विरोध किया। ये मतलब भाग लेना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद में मैंने बताया कि सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था, लेकिन हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, और ये जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी साथियों किसने? चक्रवर्ती विजय राघवचारी ने। चक्रवर्ती विजय राघवचारी ने कांग्रेस के अधिवेशन, ये अधिवेशन साथियों नागपुर में होता है। दिसंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में होता है, और इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चक्रवर्ती वीर राघवचारी ने। ठीक है, तो भाई इसमें ऐसा क्या होता है? तो इस अधिवेशन की अगर हम बात करें, दिसंबर 1920 सबसे अहम अधिवेशन है, बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे दोस्तों। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, अध्यक्षता अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवचारी, विजय राघवचारी ने की थी, और इसमें इस बात पे मोहर लग गई थी कि भाई असहयोग आंदोलन किया जाए। ठीक है, सितंबर में कांग्रेस के कुछ सदस्य चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन किया जाए, वो गांधी जी के साथ में थे, पर कुछ सदस्य गांधी जी के विरोध में भी थे, जैसे सीआर दास, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे विपिन चंद्रपाल। ठीक है, लेकिन नागपुर में जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ, इसी बीच कांग्रेस अपने बाकी सदस्यों को भी इस बात के लिए राजी कर लेती है कि भाई असहयोग आंदोलन हमें चलाना चाहिए और चुनाव का, विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। तो लगभग कांग्रेस में सहमति बन जाती है। ठीक, तो नवंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय या वीर राघवचारी। इस अधिवेशन में जो कि नागपुर में हुआ, इस बात पे मोहर लग जाती है कि हाँ, कांग्रेस और खिलाफत कमेटी मिलकर असहयोग आंदोलन चलाएंगी, और जिसका नेतृत्व कौन करेगा? महात्मा गांधी। ठीक है, तो दिसंबर 1920 का ये तीसरा अहम बिंदु है। अब जिन्होंने बहिष्कार किया था या समर्थन नहीं दिया था असहयोग के प्रस्ताव का, उन्हीं से सीआर दास, चितरंजन राजदास जो है, इन्हीं से असहयोग का प्रस्ताव पेश करवाया जाता है। तो नागपुर अधिवेशन में किसने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था? तो सीआर दास साहब ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया था नागपुर अधिवेशन में। याद रखेंगे, अहम सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वो बड़ा इजी लगता है हमें कि इसके बारे में भी क्या पूछा जाएगा, लेकिन यही सवाल में हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि सितंबर के अधिवेशन में स्वयं गांधी जी ने पेश किया था और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन दिया था, पर दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में उसी व्यक्ति से पेश
उसी व्यक्ति ने पेश किया जिसने सितंबर में विरोध किया था, और उनका नाम था सीआर दास। तो याद रखेंगे, दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को सीआर दास ने पेश किया था। एक नंबर कंप्लीट हो गया है। तो असहयोग का प्रस्ताव सीआर दास पेश करते हैं, और होता क्या है, तो कुछ और अन्य फैसले लिए जाते हैं इसमें। और फैसले क्या लिए गए, तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। ठीक है, पहले कांग्रेस ने ये मान लिया था कि भाई ब्रिटिश शासन के भीतर ही हम जो है वो स्वशासन प्राप्त कर ले तो काफी है। लेकिन अब कांग्रेस ने इस अधिवेशन में डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिश आधिपत्य में ही हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर जाके हम लोग जो है अपने स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया है कांग्रेस ने। अब यहां से एक सवाल बनता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था? रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और हमारा यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है, आरपीएससी में सवाल पूछा गया है, एचपीएससी में सवाल पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं असहयोग आंदोलन को डीपली इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसको पूरा कोशिश किया है डिटेल करवाने का। तो देख लेते हैं कि कौन सा अधिवेशन था वो जिस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था। तो नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, अध्यक्षता वीर राघवचारी। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, तो स्वराज्य का लक्ष्य अपना घोषित इन्होंने कर दिया है कांग्रेस ने। तो इसलिए दिसंबर 1920 का सम्मेलन अहम है। अभी आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, सितंबर में रूपरेखा पेश की गई, दिसंबर में ये मैसेज दिया गया कि पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट है और वो असहयोग आंदोलन चलाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने दिसंबर वाले अधिवेशन में अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट कर दिया कि स्वशासन का लक्ष्य छोड़ते हैं, स्वराज का लक्ष्य आज से हमारा है, इसको हम घोषित करते हैं। कांग्रेस घोषणा कर देती है कि हमारा लक्ष्य स्वराज है और इसकी प्राप्ति के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष करने वाले हैं। अब देखते हैं कुछ और चीजें। इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो नागपुर में होता है वार्षिक अधिवेशन, इसमें एक और बड़ा डिसीजन लिया गया कि 15 सदस्यों की एक सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया जाए जो कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कामों को देखेगी। तो यह फैसला भी नागपुर अधिवेशन में लिया जाता है। नागपुर अधिवेशन में यह तय किया गया कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की एक कार्य समिति बनाई जाए, यानी एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 15 सदस्य होंगे और जिसका काम है क्या, जिसका काम है साथियों कांग्रेस के दिन प्रतिदिन के कामकाजों को देखना। इसी नागपुर अधिवेशन में एक और फैसला लिया गया कि जो कांग्रेस की प्रांतीय इकाइयां हैं, अलग अलग स्टेट में जो कांग्रेस की कमेटियां हैं जिन्हें जो प्रांतीय स्तर पे, तो वो जो प्रांतीय कांग्रेस समितियां हैं उनका पुनर्गठन किया जाए। और किस आधार पे किया जाए, तो भाषाई आधार पे पुनर्गठन किया जाए। तो प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भाषाई आधार पे पुनर्गठन किया जाए, यह फैसला भी दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। साथ ही साथ जितना संभव हो सके हिंदी में कामकाज करना है, या जितना संभव हो सके हिंदी का प्रयोग करना है, यह फैसला भी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था। ये सवाल अभी हाल ही में पूछा गया है DSSS में, पीजीटी के एग्जाम में। हिंदी के प्रयोग का निर्णय किस अधिवेशन में लिया गया, तो हिंदी का जितना संभव हो सके प्रयोग करना है, यह फैसला कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में लिया गया था, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवचारी ने की थी। और इसी अधिवेशन में 15 सदस्यों की एक CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति के गठन का प्रावधान किया गया। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सीआर दास ने पेश किया। इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पे कांग्रेस की प्रांतीय कमेटियों का पुनर्गठन करने की बात कही गई
और इसी में जितना संभव हो सके हिंदी का प्रयोग करना है, इस बात की घोषणा भी कर दी गई थी। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वशासन के लक्ष्य को त्याग के स्वराज के लक्ष्य को अपना लिया था, ध्यान रहेगा। साथ ही साथ अपना जन आधार बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाने के लिए, और यूं कहें कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब और निचले तबके के लोगों को भी कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ने के लिए अपना सदस्यता शुल्क भी घटा दिया था। और अब जो उनका सदस्यता शुल्क था वो 4 आना हो गया था। तो कांग्रेस ने क्या किया, सदस्यता शुल्क को घटा के 4 आना कर दिया था। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंस है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की, यह हमें याद रखनी होगी। एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे करते हैं। अब देखते हैं असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ। 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 के दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। और असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा है कि भाई किस तरीके के काम करने हैं, कैसी एक्टिविटीज आंदोलन के दौरान लोगों को करनी है, तो उन एक्टिविटीज को, उन गतिविधियों को, उन कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया था। एक थे रचनात्मक कार्य और दूसरे थे नकारात्मक कार्य, ठीक है। तो रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे और नकारात्मक कार्य कौन कौन से थे, उनको देखते हैं, फिर मैं बताता हूं। 1 अगस्त 1920 के सुबह ही एक और बड़ी घटना भी घटती है जिसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं। तो 1 अगस्त 1920 वो दिन था जिस दिन असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। और आंदोलन के कार्यक्रमों को 2 प्रमुख भागों में बांट दिया गया था। एक था रचनात्मक कार्य और दूसरे थे नकारात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य कौन कौन से थे उनको देखते हैं कि राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय स्कूल और राष्ट्रीय कॉलेजों की स्थापना करनी है। और विवादों का निपटारा करने के लिए, जो भी विवाद होंगे उन विवादों का निपटारा करने के लिए पंचायतों का गठन करना है। तो राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, साथ ही साथ विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, ये दूसरा रचनात्मक कार्य था। इसके अलावा क्योंकि गांधी जी आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर देते थे, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी 1909 में, और उस किताब में गांधी जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि हिंदुस्तान को हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। साथ ही साथ पश्चिमी सभ्यता के जो मूल्य हैं उनकी आलोचना भी वो उस पुस्तक में करते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई स्वावलंबन जरूरी है और आत्मनिर्भरता जरूरी है। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने क्योंकि असहयोग का प्रस्ताव और रूपरेखा और कार्यक्रम तय किए थे, तो उन्होंने कटाई और बुनाई को भी प्रोत्साहन देने का काम करना है असहयोग आंदोलन में, ऐसा मेंशन किया था। तो 3 चीजें, 3 रचनात्मक कार्य कौन कौन से, पहला राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना, और कटाई और बुनाई को प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है, सबसे जरूरी। खिलाफत आंदोलन में यही चीज उन्होंने देखी थी कि सुनहरा अवसर है हिंदू और मुस्लिम को एक करने का, इसलिए खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता करते हैं। खिलाफत आंदोलन में जो सम्मेलन होता है दिल्ली वाला, उसकी अध्यक्षता करते हैं और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत जरूरी है इस स्वतंत्रता संग्राम में विजय हासिल करने के लिए। तो हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जोर दिया गया। साथ ही साथ क्योंकि गांधी जी बीएचयू के कॉन्फ्रेंस में उस उद्घाटन समारोह में ये बात कह चुके थे कि समाज के सबसे निचले वर्ग को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो उस समय समाज के अंदर छुआछूत, अनटचेबिलिटी की जो एक जहर था वो लगातार समाज को जकड़े हुए था। तो रचनात्मक कार्यों में ये बात भी रखी गई कि भाई छुआछूत का विरोध करना है, तो छुआछूत का त्याग करना है या विरोध करना है, ये भी रचनात्मक कार्य था। साथ ही साथ काम पूरा का पूरा आंदोलन सिर्फ एक ही मूल मंत्र के ऊपर चलाना था, और वो मूल मंत्र था अहिंसा। हिंसा नहीं करनी है, मार पिटाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, आग नहीं लगानी है, यानी आगजनी, इस तरीके की जो घटनाएं हैं, खून खराबा, इस सब चीज से दूर रहना है। तो अहिंसा का पालन करते हुए सारे काम करने थे। क्या क्या काम करने थे,
राष्ट्रीय कॉलेजों स्कूलों की स्थापना करनी है, विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना करनी है, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है, छुआछूत का त्याग करना है, छुआछूत का अंत करना है, कटाई और बुनाई को प्रोत्साहन देना है, चरखे का इस्तेमाल करना है दबा के, ठीक है, कटाई और बुनाई करना है, बुनकर समाज को साथ लेने के लिए, और अहिंसा का पालन करना है, अहिंसा सर्वोपरि है, ये गांधी जी का कहना था। तो ये सारे के सारे वो कौन से कार्य हैं, ये सारे के सारे हैं रचनात्मक कार्य, ठीक है। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ, इसके कार्यक्रमों को 2 भागों में बांटा गया, रचनात्मक और नकारात्मक। रचनात्मक कार्य हम देख चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं नकारात्मक कार्यों के बारे में। अब नकारात्मक कार्य क्या है? तो नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे गलत काम करना है, ठीक है, इसका मतलब है ना कहना है, ना कहना शुरू कर देना है। कैसे कैसे ना कहना है? तो अंग्रेजी सरकार ने अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को कुछ उपाधियां दी थी, गांधी जी ने कहा लौटा दो, क्या करेंगे रख के? ऐसे साम्राज्य है जिसकी नीतियां शोषणकारी हैं, जो भेदभाव आधारित नीतियों का पालन करता है, जो सांप्रदायिकता का सहारा लेता है, जो समाज को बांटने का काम करता है, तो ऐसे साम्राज्य का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे साम्राज्य से सम्मान हम कैसे ले सकते हैं? तो ऐसे साम्राज्य के द्वारा दिए गए जितने भी सम्मान हैं, जितने भी उपाधियां हैं, जो भी पुरस्कार हैं, वापस लौटाने हैं। तो ये सारे काम रखे गए दूसरी कैटेगरी में, जिसे कहा गया नकारात्मक कार्य। तो पहली चीज क्या थी नकारात्मक कार्य में? तो इसमें थी भाई साथियों कि भाई जितनी उपाधियां दी गई हैं, सरकारी उपाधियां, अंग्रेजी सरकार ने जो उपाधि दी हैं वो लौटानी है। जितने सरकारी सम्मान दिए गए हैं उनको लौटा देना है वापस। जितने अंग्रेजी सरकार के स्कूल हैं, कोई भी विद्यार्थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, बहिष्कार करो उनका। जितने सरकारी कॉलेज हैं, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित जितने कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में अब स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, बाइकआउट करो, बहिष्कार करो। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करो, ठीक है। तो सरकारी उपाधियां लौटानी है, सरकारी सम्मानों को वापस लौटाना है, सरकारी स्कूल में, अब यहां सरकारी से तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा स्थापित, ठीक है, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना है, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना है, सरकारी विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना है, अदालतों का बहिष्कार करना है। ये नकारात्मक कार्य है। इसके अलावा विदेशों से आने वाली वस्तुएं, उनका भी बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? स्वदेशी, हिंदुस्तान में निर्मित वस्तुओं का, हिंदुस्तान में निर्मित सामानों का, हिंदुस्तान में निर्मित कपड़े का, हिंदुस्तान में स्थापित जो राष्ट्रीय स्कूल हैं उनका प्रयोग, राष्ट्रीय अदालतों का प्रयोग, राष्ट्रीय कॉलेजों का प्रयोग, ये सारा का सारा काम करना है। विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी को अपनाना है। ये सारी बातें नकारात्मक कार्यों की श्रेणी में रखी गई थी। तो विदेशी वस्तुओं का और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है। और सबसे बड़ी बात, असहयोग कैसे? ये असहयोगी है। साथ ही साथ लगान का भुगतान कोई नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का टैक्स अंग्रेजी सरकार को अब हम नहीं देंगे, बहुत दे लिया, अब असहयोग करना है। कैसे करेंगे? हम आपको टैक्स नहीं देंगे, तो कर नहीं देने हैं। और जितने भी लोगों को अंग्रेजी प्रशासन में नौकरी मिली हुई है, सरकारी नौकरी मिली हुई है, लोग वहां से अपना त्याग पत्र दे देंगे। तो ये जो काम है ये नकारात्मक कार्य थे। कि कौन कौन से थे? सरकारी उपाधियां, सरकारी सम्मानों को लौटा देना है, सरकारी स्कूल कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं और विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना है, टैक्स कोई पे नहीं करेगा चाहे किसी भी प्रकार का हो, साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में कोई नहीं जाएगा, वहां से रेजिग्नेशन दे देना है, त्याग पत्र दे देना है। तो 2 तरीके के कार्यक्रम रखे गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। एक थे रचनात्मक और दूसरे थे नकारात्मक। आशा करता हूं समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था साथियों, 1 अगस्त 1920 वो तारीख है जिस दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और 1 अगस्त 1920 वो तारीख है जिस दिन हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता, जिन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था, जिन्हें लोग लोकमान्य के नाम से जानते थे, जो जिन्हें गांधी जी भी अपना अग्रगामी मानते थे। गांधी जी का मानना था कि भाई यह व्यक्ति आम जनता के साथ बहुत निकट तौर पे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे महापुरुष का, ऐसे राष्ट्रीय नेता का
1 अगस्त 1920 के प्रातः काल में ही निधन हो जाता है और उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तो 1 अगस्त 1920 प्रातः काल में तिलक का देहांत हो गया और तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। तिलक को लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे और गांधी जी को इतना गहरा धक्का लगा था तिलक की मृत्यु से कि गांधी जी ने यह कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव दल चला गया। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने किसके लिए दी थी कि मेरा सबसे मजबूत बचाव दल अब चला गया है। ये स्टेटमेंट गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक के लिए दी थी। बाल गंगाधर की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में, कि लोग लोकमान्य के नाम से उन्हें जानते थे। भारत का बेताज बादशाह उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ गांधी जी इन्हें अपना अग्रगामी भी मानते थे और इनकी मृत्यु से गांधी जी को बहुत गहरा झटका लगता है और उन्होंने ये बात कही कि भाई इनके जाने से मेरा सबसे बड़ा बचाव दल चला गया। तो असहयोग आंदोलन और बाल गंगाधर तिलक के देहांत की तिथि एक ही है, 1 अगस्त 1920, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार कि भाई असहयोग आंदोलन शुरू हो गया 1 अगस्त 1920, गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया, ठीक है। कैसे कैसे काम करने थे वो डिसाइड कर लिए गए कि भाई कुछ जो है रचनात्मक काम करने हैं, कुछ नकारात्मक काम करने हैं। मूल मंत्र यही है, हिंसा से बचना है, अहिंसा का पालन करना है, सत्य के मार्ग पे चलना है। तो ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसी प्लानिंग के साथ जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया गया, असहयोग आंदोलन का को जब के कार्यों को क्रियान्वित किया गया धरातलीय स्तर पे, तो उसका प्रचार प्रसार किस तरीके से कहां कहां हुआ, कैसे हुआ, उस चीज को जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन का प्रसार कहां कहां फैला, किस प्रकार की गतिविधियां हुई। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का बहिष्कार किया गया। अंग्रेजी शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ, मतलब अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े की होली जलाई गई, उसका बहिष्कार किया गया। तो कहते हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा शिक्षा का बहिष्कार किया गया था असहयोग आंदोलन के समय। तो असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। इसके अलावा पंजाब, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, इन इलाकों में भी, इन प्रांतों में भी शिक्षा का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया था, पर सबसे ज्यादा शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार बंगाल प्रांत में किया गया था। तो इससे हमें पता भी चलता है कि क्या एक्टिविटी हो रही है। एक्टिविटी हो रही है अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, ठीक है। किन किन इलाकों में, बंगाल में, पंजाब में, बंबई में, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान का यूपी, और बिहार में, उड़ीसा में। तो इससे हमें पता चलता है कि किन किन इलाकों में फैला मजबूती के साथ यह आंदोलन। तो दोनों चीजें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। तो पंजाब, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, यहां पे भी शिक्षा का बहिष्कार किया गया था। पंजाब में जो सबसे सक्रिय नेता थे, पंजाब के जो सबसे सक्रिय नेता थे वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी कॉलेजों का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी विश्वविद्यालयों का बहिष्कार किया गया था। तो पंजाब में नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय। इसी के साथ में बंगाल में जो नेशनल कॉलेज स्थापित किया गया था, उस नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। तो पंजाब में लाला लाजपत राय सक्रिय थे, सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज जो कि कलकत्ता में था उसका प्रिंसिपल बनाया गया, ठीक है। इनके निर्देशन में अब इस कॉलेज को जो है फंक्शनिंग करनी थी। साथ ही साथ अदालतों का बहिष्कार करना था, सरकारी अदालतों का, नकारात्मक कार्यों में लिखा गया था सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना है, स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का बहिष्कार करना है। तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने के लिए अदालतों में जाना बंद कर दिया और बहुत सारे वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और वो असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और ऐसे वकीलों के अगर नाम की चर्चा करें तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठ्ठल भाई पटेल, अरुणा आसफ अली, MR जयकर, ठीक है, C राजगोपालचारी, T प्रकाशम, ये वो
राजनीतिक नेता थे जिनका पेशा राजनीति के साथ साथ वकालत भी था। इन्होंने अदालतों में जाना बंद कर दिया, वकालत के सारे काम छोड़ के ये असहयोग आंदोलन के अहम सदस्य, अहम भागीदार बन गए थे। तो इस तरीके से अदालतों का भी बहिष्कार किया गया था। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, आसफ अली, विठल भाई पटेल, टी प्रकाशम, एम आर जयकर, इन लोगों ने वकालत छोड़ दी और ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े तन मन धन से। तो प्रचार प्रसार की बात करें तो बंगाल में शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ। बंगाल के अलावा पंजाब में, बंबई में, संयुक्त प्रांत में, बिहार और उड़ीसा में भी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। पंजाब में शिक्षा का बहिष्कार का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। नेशनल कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, इसके प्रिंसिपल सुभाष चंद्र बोस बना दिए गए। ठीक है, और साथ ही साथ अदालतों का बहिष्कार किया गया और बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय नेता थे, जो वकील भी थे, वकालत करते थे, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने वकालत का पेशा तो दिया छोड़ और ये लोग कहां चले गए, ये शामिल हो गए साथियों इसमें असहयोग आंदोलन में तन मन धन से। और इसी समय बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नए जो विश्वविद्यालय हैं, इनकी स्थापना की गई थी। कहते हैं कि लगभग 1800 के करीब नेशनल स्कूल स्थापित किए गए थे असहयोग आंदोलन के समय। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि कहा गया कि भी अंग्रेजी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विश्वविद्यालय बहिष्कार करना है तो बच्चे जाएंगे कहां? उसके लिए क्या चाहिए? राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय कॉलेज, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो उनकी भी स्थापना की गई। तो ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया, इनकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय ही की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और क्या किया गया? तो मैंने बताया था नकारात्मक कार्यों में था विदेशी वस्तुओं का और विदेशी कपड़े का बहिष्कार। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई। ठीक है, विदेशी कपड़ा इकट्ठा किया गया, आग लगा के होली की तरह जला दिया गया, दहन कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया, उसका बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ जो विदेशी वस्तुओं की दुकानें थी उनके ऊपर धरने भी दिए गए थे। ये असहयोग आंदोलन के दौरान की जाने वाली गतिविधियां थी। शराब की दुकानों पर भी धरने दिए गए थे। और असहयोग आंदोलन के दौरान क्योंकि सम्मान और उपाधियां लौटानी थी, तो गांधी जी ने बोवर पदक, जुलू पदक, केसरे हिंद जैसी उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो जमनालाल बजाज, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटाई जो अंग्रेजों ने इन्हें दी थी। गांधी जी ने अपने जुलू पदक और बोर पदक लौटा दिए, केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। साथ ही साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पे धरने दिए गए, शराब की दुकानों पे धरने दिए गए। तो इस तरीके के सारे तमाम कार्य जो है वो असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाते हैं। और 1920 में एक और बड़ा काम होता है, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन नागपुर में 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं, हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों के जो विद्यार्थी हैं वो इकट्ठे होते हैं नागपुर में 1920 में लाला जी के नेतृत्व में। ठीक है, जिसे अखिल भारतीय विद्यार्थी महासम्मेलन कहा गया था। तो इस तरीके की गतिविधियां हमें असहयोग आंदोलन में देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और अहम, जिससे हमें पता चलता है इस आंदोलन की उपयोगिता। तो मार्च 1921 का वर्ष था, मार्च का महीना था। कांग्रेस का सम्मेलन होता है विजयवाड़ा में। कांग्रेस के विजयवाड़ा सम्मेलन में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, और वो फैसला क्या लिया गया कि बाल गंगाधर तिलक, जिनका देहांत 1 अगस्त 1920 को हुआ था, जिनके देहांत के बाद गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा सबसे बड़ा बचाव दल चला गया, जिन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता था, जिन्हें गांधी जी का अग्रगामी कहा जाता था, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि भाई ये वो शख्सियत हैं जो भारत की आम जनता के साथ बहुत निकटतम रूप से जुड़े हुए हैं।
तो उन्हीं के लिए, उन्हीं की याद में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई और इस फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया। 1 करोड़ रुपए फंड इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। कब की बात है ये? मार्च 1921 की बात है। कांग्रेस का सम्मेलन होता है विजयवाड़ा में और इसमें तिलक स्वराज फंड के लिए 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद नवंबर 1921 में 17 नवंबर 1921 में हिंदुस्तान में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। 17 नवंबर 1921 हिंदुस्तान में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। जब इस अंग्रेज शख्सियत का हिंदुस्तान में आगमन होता है तो पूरे देश भर में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी हड़ताल थी। तो 17 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया? नवंबर 1921 में, 17 नवंबर 1921 में। तो इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान में क्या किया गया? हड़तालों का आयोजन किया गया था, देशव्यापी हड़ताल का आयोजन। इसके साथ साथ इसी के साथ अब हम बात करेंगे अवध की, बारदोली की, असम की, बिहार की, आंध्र प्रदेश की, कि यहाँ पे असहयोग आंदोलन किस तरीके से काम कर रहा था। तो अवध किसान सभा थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश किसान सभा और साथ ही सन्यासी बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था और ये लोग अपना आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो अवध में जो किसानों का आंदोलन था ये एक तरीके से असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया था। तो अवध में किसानों ने आंदोलन किया, यानी असहयोग आंदोलन में किसान शामिल होते हैं। अभी तक जो पढ़ा उससे क्या पता चलता है? असहयोग आंदोलन में विद्यार्थी शामिल होते हैं, असहयोग आंदोलन में वकील शामिल होते हैं, असहयोग आंदोलन में अध्यापक शामिल होते हैं, असहयोग आंदोलन में प्रोफेसर शामिल होते हैं, असहयोग आंदोलन में व्यापारी शामिल होते हैं। जो पढ़ा क्या उससे ये दिमाग में आती हैं चीजें? बिल्कुल। तो ये अब पता चल रहा है असहयोग आंदोलन में किसान भी शामिल है। किसानों ने कैसे विरोध किया? तो भाई अवध के जो किसान थे वो अपनी समस्याओं को लेकर परेशान थे। एक तो वहां लगान की दर बहुत ज्यादा थी, साथ ही साथ जो वो वहां के जो जमींदार थे और जो साहूकार थे वो किसानों का शोषण कर रहे थे और बेगार प्रथा बहुत ज्यादा अपनी जड़ें जमाई हुई थी अवध में। तो बेगार प्रथा के खिलाफ, बढ़े हुए करों के खिलाफ और जमींदारी अधिकार ना होने के खिलाफ, इस चीज के खिलाफ किसान जो थे वो संगठित थे और वो आंदोलन कर रहे थे। तो अवध के किसान जो है वो इन सारी समस्याओं को लेके अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे और ये आंदोलन भी असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन देता है। तो ये थी अवध की बात। बारदोली की अगर बात करें तो बारदोली का जो किसान था, बारदोली में किसान असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अंग्रेजी सरकार को मालगुजारी यानी टैक्स देना बंद कर दिया। ठीक है, तो बारदोली में किसानों ने क्या किया? इन्होंने मालगुजारी देना बंद कर दिया औपनिवेशिक सरकार को या अंग्रेजी सरकार को। असम की बात करें तो अब असम में क्या था? चाय के बागान, चाय, कॉफी, रबड़, इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते थे। इन मजदूरों को इजाजत नहीं थी बागान के, चाय के बागान की चारदीवारी से बाहर जाने की और इनसे बहुत कड़ी धूप में बहुत कड़ी मेहनत करवाई जाती थी, इनका शोषण किया जाता था। जैसे इनको पता चलता है असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है, गांधी बाबा आए हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है, तो ये लोग हड़ताल पे चले जाते हैं और बागानों की दीवारों को फांद के बाहर आ जाते हैं, अपने अपने घर जाने की सोचते हैं। इनको ये लगता है कि भाई गांधी राज जब स्थापित हो जाएगा तो इन लोगों को जमीन मिल जाएगी, तो इन्हें बाहर किसी के यहाँ मजदूर के रूप में काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये अपने खुद की जमीन पे काम कर पाएंगे। तो ये था हाल असम में। तो असम में चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल की थी। ठीक है, बिहार के आंदोलन की तारीफ स्वयं गांधी जी करते हैं और गांधी जी ने तारीफ में कहा कि बिहार में जो आंदोलन है उसका स्वरूप सबसे अच्छा रहा, क्योंकि बिहार में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा दिए गए मूल मंत्र अहिंसा का बखूबी तौर पे पालन किया गया था। तो
बिहार का जो आंदोलन था इसका स्वरूप काफी हद तक अहिंसात्मक रहा था। तो बिहार में भी आंदोलन हुआ है, यानी असहयोग आंदोलन को समर्थन मिलता है। आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू, गुड्डेम की पहाड़ियां, वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। जंगल, अब ये है आदिवासी ट्राइबल पीपल, तो किसानों के अलावा आदिवासी या जनजातीय लोग शामिल हैं, मजदूर शामिल हैं, है ना। तो आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में गुरिल्ला वॉर चल रहा था, एक गुरिल्ला आंदोलन चल रहा था। और कारण क्या था कि वे अंग्रेजी सरकार ने वनों को आरक्षित कर दिया था। ये वन जिन्हें जनजातीय लोग या पहाड़ों में रहने वाले लोग अपना घर बार समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, ठीक है। उनका अपना जीवन इन जंगलों से ही जुड़ा हुआ है, जंगल उनके लिए उनके भगवान है। तो अंग्रेजी सरकार जब वन कानून लेके आई तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, वनों को आरक्षित कर दिया कि कोई भी बाहरी वनों में बिना अंग्रेजी सरकार की परमिशन के एंट्री नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि कोई एंट्री नहीं कर सकता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की गुड्डेम पहाड़ियों में इन वन कानूनों का जम के उल्लंघन किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक स्थानीय सेना बनाई और इन्होंने जो है सरकारी अमले के ऊपर बार बार आक्रमण किए, हमले किए। और इसमें ये हिंसात्मक होता, इसका स्वरूप हिंसात्मक था। तो कहते हैं कि बाद में अलूरी सीताराम राजू को जो है वो फांसी दे दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश में क्या स्वरूप था कि आंध्र प्रदेश में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। इसी तरीके से आंध्र में जो आंध्र में आंदोलन हो रहे थे, इन आंदोलनों का आंध्र में एक ना जगह थी चिराला पिराला, आंध्रा में। यहां पे जो आंदोलन हुआ था उसमें क्या था कि जो किसान लोग थे उन्होंने अंग्रेजी सरकार को टैक्स देने से मना कर दिया। तो ये जो चिराला पिराला आंध्र प्रदेश में जगह थी, यहाँ पे कर न दिए जाने का आंदोलन हुआ था। और इस चिराला पिराला के आंदोलन का वर्णन किया था उन्नाव लक्ष्मी नारायण ने, ठीक है। तो ये अलग है अलूरी सीताराम राजू वाला, और ये जिसका वर्णन किया इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चिराला पिराला में किसानों ने लगान न अदा करने के लिए आंदोलन चलाया, और चिराला पिराला के इस आंदोलन का वर्णन किया था उन्नाव लक्ष्मी नारायण ने अपने एक उपन्यास में। उपन्यास का नाम था साथियों मालपल्ली। तो मालपल्ली उपन्यास था, तेलुगु भाषा में लिखा गया था। उपन्यासकार इसके जो थे उनका नाम था उन्नाव लक्ष्मी नारायण, और इन्होंने आंध्र के चिराला पिराला किसान आंदोलन का सजीव चित्रण किया, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये अलूरी सीताराम राजू वाला है वन कानूनों, और साथ में यहाँ पे टैक्स न देने के संबंध में आंदोलन चलाया गया था। और उसका वर्णन मालपल्ली जो तेलुगु उपन्यास था जिसके उपन्यासकार थे उन्नाव लक्ष्मी नारायण, इन्होंने चिराला पिराला किसान आंदोलन का वर्णन किया था अपने उपन्यास में। तो ये सब पढ़ने से हमें एक चीज ये समझ में आ जाती है कि चाहे किसान, चाहे मजदूर यानी श्रमिक, चाहे जनजातियों में या पहाड़ियों में रहने वाले लोग, हर प्रकार के समाज के तबकों ने असहयोग आंदोलन को अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीकों से, तो तरीकों से जैसा जिसको समझ आया उन्होंने समर्थन देने की कोशिश की, और काफी हद तक इस आंदोलन को लोकप्रिय और पॉपुलर बनाया था, ठीक है। तो असम में, आंध्रा में, बिहार में, अवध में, बारदोली में, पंजाब में, बंगाल में, संयुक्त प्रांत में, उड़ीसा में, देखा जाए तो अपने आप में इस आंदोलन का काफी ज्यादा जनाधार था, क्षेत्र विस्तार था, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने बताया ये आपको डिटेल्ड बता दिया। इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी कैसा भी सवाल आए, आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, उसमें अवध किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, आंध्र किसान सभा के बारे में मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से ढूंढ लीजिएगा, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी कि किसानों के आंदोलन, इसके अलावा मोपला विद्रोह, दक्कन विद्रोह, ठीक है, मालाबार विद्रोह, कई सारे विद्रोह को, सन्यासी विद्रोह, पागल विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इनके बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, शॉर्ट्स के तौर पे है, तो आप उनको देख सकते हैं।
उसमें बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बस हमें इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए जिनको मैंने रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल मोपला, चलिए आ गया। केरल में था, केरल के मालाबार तट के किसानों ने भी सपोर्ट किया था असहयोग आंदोलन को। कैसे? केरल के अंदर 1921 में एक विद्रोह चल रहा था, मोपला विद्रोह। मोपला किसान थे, मुस्लिम किसान थे, ठीक है, कन्वर्टेड मुस्लिम किसान थे, और ये किसान जमींदारों से परेशान थे। तो केरल के मालाबार क्षेत्र में जो किसान थे वो तो मुस्लिम थे, और जो जमींदार थे वो हिंदू थे। तो यहाँ के जो किसान थे वो जमींदारों से परेशान थे, उनकी लगान इकट्ठा करने की व्यवस्था से परेशान थे, इसलिए केरल के मालाबार तट में मोपला विद्रोह होता है 1921 में, 1921 में। और इसी समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो जो मोपला विद्रोह है ये असहयोग आंदोलन के साथ ही मिल जाता है, लेकिन इसका स्वरूप फिर एकदम हिंसात्मक होता है। इन मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ में उग्र कार्रवाइयां की थी, तो जिसके चलते ये आंदोलन एक तरीके से औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध भी रहा। मोपला विद्रोह अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध भी था क्योंकि टैक्स उन्होंने लगाया था, जमींदारों के विरुद्ध भी था क्योंकि जिम्मेदारी टैक्स कलेक्ट करने की जमींदारों की थी, ठीक है। और एक तरीके से ये धर्म के खिलाफ भी था, सांप्रदायिकता पूर्ण भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो जमींदार है वो हिंदू है और किसान जो है वो मुस्लिम है, तो हिंदू मुस्लिम कन्फ्रंट्रेशन भी देखने या कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलता है। तो अब हम चलते हैं यहाँ इस बात पे कि यहाँ हमारा सरोकार क्या है। केरल के मालाबार क्षेत्र में कौन सा विद्रोह चल रहा था साथियों? तो वो चल रहा था मोपला विद्रोह, याद रखना है। मोपला विद्रोह भी असहयोग आंदोलन से मिल गया, और यहाँ के मुस्लिम किसानों ने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह किया, ये चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। कहां पे? अहमदाबाद में। मैंने बताया वार्षिक अधिवेशन दिसंबर में होगा, हर साल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई इसी समय दिसंबर के माह में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो अहमदाबाद अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, दिसंबर 1921 में होता है। और इस अधिवेशन की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष थे साथियों सी आर दास, लेकिन सी आर दास उस समय जेल में थे, इसलिए कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हकीम अजमल खान को, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। दिसंबर 1921 याद रखेंगे। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? जी अहमदाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना? हकीम अजमल खान, ठीक है। तो अब देखते हैं क्यों हमने इसकी चर्चा की। इस अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि कांग्रेस सूरत के बारदोली क्षेत्र से, अगर कांग्रेस की डिमांड्स अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की डिमांड असहयोग आंदोलन नहीं मानती है, कांग्रेस की डिमांड माफ कीजिएगा अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है, तो क्या होगा कि कांग्रेस जो है सूरत के बारदोली क्षेत्र से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट स्टार्ट करेगी। कहां से? बारदोली से। बारदोली का? सूरत में, ठीक है, सूरत वर्तमान के गुजरात में। ये निर्णय, ये फैसला कौन से अधिवेशन में लिया गया? तो ये अहमदाबाद अधिवेशन में लिया गया था, जिसके अध्यक्ष सी आर दास थे। चूंकि सी आर दास उस समय जेल में थे, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था हकीम अजमल खान को, ठीक है। और कहते हैं कि सी आर दास का भाषण इस अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने पढ़ा था। तो ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। जैसे नागपुर अधिवेशन जरूरी था दिसंबर 1920 का, उसी तरीके से दिसंबर 1921 के अधिवेशन की अहम बात यह है कि इसमें फैसला लिया गया कि बारदोली से हम सिविल नाफरमानी या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। वही चीज है, इस अधिवेशन में सूरत के बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन के अध्यक्ष सी आर दास थे, पर क्योंकि ये जेल में थे इस कारण हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और सरोजनी नायडू ने सी आर दास के भाषण को इस अधिवेशन में पढ़ा था, ठीक है। 1 फरवरी 1922 का दिन था साथियों। महात्मा गांधी जी ने लेटर लिखा वायसराय को। वायसराय था उस समय लॉर्ड
रीडिंग, इससे पहले वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, चैम्सफोर्ड 1916 में वायसराय बनता है भारत का, 1921 तक रहता है। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और जब असहयोग आंदोलन खत्म होगा उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग जो है 1921 में वायसराय बन के आता है और 26 तक रहता है, 26 में फिर इरविन आ जाएगा। तो ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना है, पूछ लिया जाता है असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और असहयोग आंदोलन या चोरा चोरी कांड के समय वायसराय कौन था, तो उस समय था लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 21 में वो गया, 21 में रीडिंग आ गया, चैम्सफोर्ड गॉन और इनकमिंग हो जाती है अपने लॉर्ड रीडिंग की। तो 1 फरवरी 1922 का दिन महात्मा गांधी ने लेटर लिखा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को, और लेटर में एक बात रखी। बात क्या थी, पत्र में लिखा गया कि अगर सरकार एक सप्ताह के अंदर नागरिक स्वतंत्रताओं से प्रतिबंध नहीं हटाती है, नागरिक स्वतंत्रता मतलब लोगों के जो अधिकार हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक जगह से दूसरी जगह जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसे कहा गया नागरिक स्वतंत्रता। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को वायसराय लॉर्ड रीडिंग को लेटर लिखा कि अगर एक सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रताओं पर से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो हम बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। कहां से, बारदोली से, क्योंकि इसका फैसला तो हो चुका था दिसंबर 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में। गांधी जी ने वो बात लिख के भेज दी रीडिंग को कि एक सप्ताह का टाइम है, सारे के सारे जो आपने प्रोहिबिशंस लगाए हैं उन सारे के सारे प्रोहिबिशंस को आप जो है वो अबोलिश करो, और जो सिविल राइट्स हैं, सिविल लिबर्टीज और राइट्स हैं उनको बहाल करो, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे, सिविल नाफरमानी सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ है। 1 फरवरी 1922 का दिन महात्मा गांधी लेटर लिखते हैं किसको, वायसराय लॉर्ड रीडिंग को। क्या कहा, एक सप्ताह में नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो वो सूरत के बारदोली से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करें। और ये बात मैंने नीचे बता दी है। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय असहयोग आंदोलन शुरू होता है, और लॉर्ड रीडिंग के टाइम, चैम्सफोर्ड के समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और लॉर्ड रीडिंग को ये लेटर लिखा था गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 वाला। रीडिंग के टाइम ही चोरा चोरी इंसिडेंट होगा। तो 1 फरवरी 1922 को लेटर लिखा। अब सरकार मानती उससे पहले ही 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के या जनपद के चोरी चोरा में एक बड़ा इवेंट, एक बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, जिसके चलते गांधी जी को जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। देखते हैं वो इंसिडेंट क्या था। चोरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922। ठीक है, चोरा चोरी कांड कब होता है, 5 फरवरी 1922 को। यही वो घटना है साथियों जिसके चलते गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है। किस घटना के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो गांधी जी ने चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को जो हुआ, इसके चलते असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखते हैं इसमें क्या हुआ। 5 फरवरी 1922 का दिन था, जगह थी उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत का गोरखपुर। गोरखपुर मंडल में चोरा चोरी एक जगह है। यहाँ पे क्या हुआ, उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, और उस पुलिस थाने में कहते हैं कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, आग में झुलस के जिंदा जल गए। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी हिंसा में से गिनी गई। 5 फरवरी 1922 का दिन गोरखपुर के चोरा चोरी में उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी। इस आगजनी में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई, और इस भीड़ का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम था भगवान अहिर। भगवान अहिर के नेतृत्व में ये भीड़ थी, और इन्होंने जो है आग लगा दी चोरा चोरी में एक पुलिस स्टेशन में, पुलिस चौकी में, जहां 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना के समय गांधी जी थे सूरत के बारदोली में। अब गांधी जी तक सूचना पहुंचाने का काम किसने किया, तो गांधी जी तक सूचना पहुंचाने का काम किया था साथियों दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने।
इस घटना के समय ये सवाल पूछा गया है, चोरा चोरी इंसिडेंट के समय गांधी जी कहाँ थे? तो चोरा चोरी इंसिडेंट के समय गांधी जी थे बारदोली में। चोरा चोरी इंसिडेंट कहाँ हुआ? तो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चोरा चोरी वो जगह थी। कब हुआ? तो ये होता है 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने किस वायसराय को लेटर लिखा था असहयोग आंदोलन के दौरान? गांधी जी ने लॉर्ड रीडिंग को लेटर लिखा था असहयोग आंदोलन के दौरान और उसे अल्टीमेटम दिया था 1 हफ्ते का कि 1 हफ्ते में अगर नागरिक स्वतंत्रताओं से प्रतिबंध नहीं हटाया तो वे सूरत के बारदोली से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये इंसिडेंट हुआ। गांधी जी बारदोली में मौजूद हैं। गांधी जी तक तार के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती है और सूचना किसने पहुंचाई? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को तार के माध्यम से इस घटना की जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे चोरा चोरी में हो गया, जो कि गोरखपुर मंडल में पड़ता है। जैसे ही गांधी जी को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, गांधी जी हताहत हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूल मंत्र दिया था कि भाई अहिंसा के रास्ते पे चल के सारे के सारे काम करने हैं और हिंसा से दूर रहना है। तो ऐसे में जब इस तरीके की हिंसात्मक गतिविधि हुई तो गांधी जी बड़े आहत हुए और उसके बाद गांधी जी ने CWC कांग्रेस की जो कारिणी समिति थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ली बारदोली में। और उस बैठक में गांधी जी ने बताया कि भाई ये चोरा चोरी में जो घटना हुई है, मैं इससे क्षुब्ध हूं, मैं आहत हूं, मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करता और अब हमें मतलब असहयोग आंदोलन अब ऐसी सीमा पे पहुंच गया है जहां पे इस प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियां और होने की आशंका है। तो ऐसे में इस आंदोलन को अब स्थगित करना ही उचित है। चलो देखते हैं क्या कहते हैं गांधी जी। 12 फरवरी 1922 बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक गांधी जी ने बुला ली और असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। तो ये सवाल पूछा जाता है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कब लिया? ऑप्शन में 5 फरवरी 1922 भी आता है, 12 फरवरी 1922 भी आता है। तो हमें उत्सुकता बस लगता है कि ये सवाल तो हमें आता है, 5 फरवरी के साथ चले जाते हैं कि इस घटना के बाद। तो याद रखना है, घटना के समय गांधी जी थे बारदोली में। घटना की जानकारी तार के माध्यम से किसने दी? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गांधी जी को। घटना के समय जुलूस वो जो भीड़ चल रही थी उसका लीडरशिप किसने किया? भगवान अय्यर ने। ठीक है, और घटना के बाद गांधी जी आहत हुए और उन्होंने CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। कहा? बारदोली में। किस दिन बुलाई? 12 फरवरी 1922 को। और इसी में उन्होंने बोल दिया था कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाएगा। तो राइट आंसर है 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय ले लिया। ठीक है, अब चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद में जो अभियुक्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इनका मुकदमा कौन लड़ता है? तो इनका मुकदमा लड़ा था मदन मोहन मालवीय ने। चोरा चोरी के अभियुक्तों का मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा था। इस फैक्ट को भी ध्यान रखें। और इस इंसिडेंट, इस घटनाक्रम के बारे में सबसे पहले किस अखबार में छापा गया था? तो वो अखबार था साथियों वेनगार्ड। इस कांड के बारे में सबसे पहले वेनगार्ड अखबार में छापा गया था। कौन से कांड के बारे में? चोरा चोरी इंसिडेंट के बारे में, जहां पे एक भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को स्टेशन में आग लगा के जिंदा जला दिया था, जिसका नेतृत्व भगवान अहीर कर रहे थे। और गांधी जी बारदोली में थे। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने CWC की मीटिंग बारदोली में बुलाई, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अभियुक्त अरेस्ट हुए, उनका मुकदमा मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और इस सारे घटनाक्रम के बारे में वेनगार्ड अखबार में सबसे पहले न्यूज छपी थी। याद रखेंगे। अब जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो गांधी जी का सारे तमाम नेताओं ने विरोध किया। खूब आलोचना होती है, कड़े शब्दों में आलोचना होती है हर किसी ने, चाहे CR दास हो, मोतीलाल नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ठीक है, हर किसी ने, मदन मोहन मालवीय हो, लालाजी हो, सब ने गांधी जी का विरोध किया था कि भाई अब ये अभी तो मौका था, अंग्रेजी सरकार कभी भी घुटने टेक सकती थी, तो ऐसे में आपने आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन गांधी जी की एक ही बात थी कि मैंने ये आंदोलन अहिंसा के बल पे चलाना था और ऐसी हिंसात्मक
गतिविधियां अगर होंगी तो मैं ऐसे 1 या 100 आंदोलन वापस लेने को तैयार हूं, और मैं अपने साथियों का ऐसा अपमान सह सकता हूं। मैं हिंसा नहीं सह सकता, ऐसा अपमान सह सकता हूं। तो इसके चलते गांधी जी की आलोचना हुई। कांग्रेस में भी गांधी जी का जनाधार कमजोर हुआ। इसी का फायदा उठाया अंग्रेजी सरकार ने और गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। 10 मार्च 1922 गांधी जी वाज अरेस्टेड बाय दी ब्रिटिश पुलिस, और फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाया, गांधी जी को सजा दे दी गई 6 वर्ष की, और सजा देने वाला जो न्यायाधीश था उसका नाम था ब्रूमफील्ड। ठीक है, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 वर्ष की इनको सजा दे दी गई। ठीक है, तो इसी के साथ असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। और क्योंकि असहयोग और खिलाफत साथ साथ चल रहे थे, तो मैंने खिलाफत के समय बताया था कि 1924 में क्या हुआ, कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक सरकार बन जाती है और वो खलीफा के पोस्ट को ही खत्म कर देती है। तो इस तरीके से अगले कुछ वर्षों में 2 साल बाद खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। तो साथियों, ये कहानी थी असहयोग और खिलाफत आंदोलन की। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारे फैक्ट्स छूट जाते हैं, पर यकीन मानिए बहुत डीपली मैंने इसको करवाने की कोशिश की है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज सजेशंस भी दें, और हमारा चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेशनल मूवमेंट की सारी वीडियोस जल्द से जल्द अपलोड होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, और इससे पहले की 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनको देखेंगे तभी ये समझ आएगी, कंटिन्यूटी में है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अलग से वीडियो है, रोलेट एक्ट की अलग से वीडियो है, उनको आप बीच में कर लेंगे। खिलाफत से पहले उन दोनों को पढ़ लेंगे, फिर खिलाफत से असहयोग पढ़ लेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग बात करेंगे आगे की घटनाओं की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।